दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है चुनाव आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ तथा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अध्यापक भर्ती परीक्षा तथा विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं चुनाव आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है नोटा नन ऑफ द एबव। नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? तो याद रखिएगा 2013-14 में। 2013-14 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सितंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के मतदाताओं को चुनाव में सभी प्रत्याशियों में से किसी को भी न चुनने के लिए मत देने का अधिकार प्रदान करते हुए निर्वाचन आयोग को सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में नोटा नन ऑफ द एबव का बटन दबाकर बटन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। तभी से चुनाव में वोटिंग मशीनों में नोटा का प्रयोग अनिवार्य रूप से प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर है 1966 यानी 1966 में। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को किया गया। मोरारजी देसाई इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, लेकिन बाद में के हनुमंतैया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली थे। अगला प्रश्न है ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर लोकपाल। 1809 में गठित स्वीडिश संस्था ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सबसे पहले विधेयक कब पेश किया गया था? तो उत्तर है 1968 में। और ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है लोकपाल और लोकायुक्त के संबंध में। दोस्तों, लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने और उस पर कार्रवाई करने के निमित्त पद है। भारत में लोकपाल स्थापित करने का विचार सबसे पहले 1963 में आया। 1968 में इंदिरा सरकार संसद में प्रथम बार इसे पेश किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 में संसद में पुनः पेश किया गया, जो तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद 2016 में अधिनियम बना। मार्च 2019 में पहले लोकपाल अध्यक्ष पद की घोषणा की गई। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हैं और इस संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य हैं। इनकी अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। स्वीडन में सबसे पहले 1809 में संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। लोकपाल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लोपाला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करने वाला। भारत में लोकपाल बिल पास कराने में समाजसेवी अन्ना हजारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त राज्यों के लिए गठित संस्था है। जनवरी 2016 में संजय मिश्र को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था और इनका कार्यकाल 8 वर्ष का है। अगला प्रश्न है लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है राज्यपाल को। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का प्रावधान है। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अगला प्रश्न है भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर याद रखिएगा 1990 यानी 1990 में।
संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। ये एक संवैधानिक निकाय है। 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश के आधार पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। 1 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस परिषद में प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है और परिषद में 6 केंद्रीय मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद या नीति आयोग द्वारा? तो सही उत्तर राष्ट्रपति द्वारा। अंतर्राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस परिषद का गठन राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करने और उस पर सलाह देने तथा राज्यों या संघ और राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण करने और उन पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों, सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सबसे पहले 1990 में VP सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल की सरकार द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था। अगला है, क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं? तो सही उत्तर है ये परामर्शदात्री इकाइयां हैं। क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयां हैं। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। ये संविधानेतर इकाइयां हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं: उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय या मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयां होती हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव आते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और पुडुचेरी आते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 7 राज्यों और सिक्किम के लिए एक अलग पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है। आप यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष संघ का गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष या जो हेड होता है वो संघ का गृह मंत्री होता है और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में उस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री और 2 अन्य मंत्री होते हैं। आप जान लीजिए, अंतर्राज्य परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? आपको बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए, 6 अगस्त 1952। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका उद्देश्य योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। भारत का प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष और योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता था। अब जो हैं भारतीय संघ के राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो ये अब देखिए, योजना आयोग के समाप्ति के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका भी महत्व कम हो गया है। इसका गठन 1952 में किया गया था। योजना आयोग की तरह यह न तो संवैधानिक निकाय है, न ही कानूनी निकाय है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का जो सचिव होता था वही होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद के जो उद्देश्य थे वो योजनाओं के निर्माण में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, देश के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास करना, सामूहिक रूप से आर्थिक नीतियां बनाना और लागू करना, संतुलित और तीव्र विकास करना। इस परिषद के प्रमुख कार्यों में योजना निर्माण में दिशा निर्देश और सुझाव देना, योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना की रूपरेखा की सिफारिश करना, योजना क्रियान्वयन के संसाधनों का अनुमान लगाना, पंचवर्षीय योजना की समय समय पर समीक्षा करना, योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा उनमें परिवर्तन करना शामिल है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन देखिए, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, नीति आयोग और निर्वाचन आयोग। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा किया गया और इस निकाय के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग या अंतर्राज्य परिषद? तो सही उत्तर योजना आयोग। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था तथा इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया। योजना आयोग की भांति नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक और संविधानेतर निकाय है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी VR सुब्रमण्यम अय्यर हैं। और आप जान लीजिए इसकी गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री, जहां विधानसभा नहीं है वहां के राज्यपाल शामिल होते हैं। अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो सही उत्तर प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। इनमें से योजना आयोग के विषय में क्या सही नहीं है आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। योजना आयोग के बारे में क्या सही नहीं है? ये संविधान में अंकित है तो ये सही नहीं है, जबकि इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था। सन 1950 में बना था और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं था, इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। तो स्पष्ट है कि कथन ए जो है सही नहीं है, अन्य कथन आपके सही हैं। दोस्तों, योजना आयोग भारत सरकार की एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। वर्तमान में मोदी सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की है और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं। इन्होंने 1 मई 2022 को इस पद को ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो भारत की थी उसका कार्यकाल क्या था? तो सही उत्तर 1951 से 1956, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था कब? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1952 में, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। जवाहरलाल नेहरू की पहल पर इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ क्योंकि उनका लोकतांत्रिक तरीकों में अटूट विश्वास था। ग्रामीण विकास का अभिप्राय एक और जहां लोगों का बेहतर आर्थिक विकास करना, वहीं दूसरी ओर वृहद सामाजिक कायाकल्प भी करना है। ये कार्यक्रम इसलिए प्रारंभ किया गया ताकि सरकारी प्रयासों में बुनियादी स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, केवल कैसे? तो सही उत्तर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसके संबंध में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद ये रिपोर्ट देने के बाद कि सदस्य कदाचार या अक्षमता का दोषी है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर भ्रष्टाचार और अपराधीकरण, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
संथानम और बोहरा समितियों ने भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश की गई थी किसके द्वारा? सरकारी आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, ठक्कर आयोग द्वारा या प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम द्वारा? तो सही उत्तर ऑप्शन ए 5 जनवरी, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग पहले, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। तो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने जन अभियोग निवारण और दुराचारपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन हैं? तो न्यायमूर्ति संजय मिश्र जो हैं ये उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था कैसे? तो सही उत्तर है संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। ये ऐसा निकाय है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय विधानमंडल द्वारा कब बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया गया था? तो ये वर्ष था 1976, याद रखिएगा। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को संपूर्ण देश से समाप्त कर दिया गया था और इस गुलामी की प्रथा को कानून द्वारा एक संज्ञेय दंडनीय अपराध बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद। देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव किस सन में हुआ था आपको बताना है। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में ये जो है गठित की गई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्भव सितंबर-अक्टूबर 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक सम्मेलन के आयोजन से हुआ और इसकी पहली बैठक जून 1962 में हुई थी। इस परिषद के गठन का प्रयोजन भारत में सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं से निपटने के समाधान खोजना है। इस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये सरकार का सलाहकारी निकाय है। इसकी सदस्य संख्या 147 है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला वित्त निगम था कौन? तो सही उत्तर पुनर्वास वित्त निगम, ऑप्शन सी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित पहला निगम पुनर्वास वित्त निगम था। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसके अतिरिक्त विकल्पों में दिए गए जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1953 में और इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना 1953 में हुई थी। अब आइए देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है, तो ये है आर्टिकल 317। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान है। इसके अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान एक अध्यक्ष होता है। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार की लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 10 सदस्य होते हैं। आयोग का प्रधान इसका चेयरमैन यानी अध्यक्ष होता है। 16 मई 2023 को डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और दोस्तों इनका कार्यकाल 15 मई 2029 तक है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो संविधान में इसका जो है प्रावधान है कि
65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(2) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी इनमें से पहले हो, अपना पद धारण करेगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो सही उत्तर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के किसी भी सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के उपरांत अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन उनको राष्ट्रपति के आदेश से उनके पद से हटाया जाता है। 2 या अधिक राज्य एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं और संसद उनकी प्रार्थना पर संयुक्त आयोग की स्थापना कर सकती है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ के लोक सेवा आयोग से राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने की प्रार्थना करे तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो सही उत्तर 11 सदस्य। संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या नियत नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें संविधान के अनुच्छेद 318 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं किसके द्वारा? तो सही उत्तर भारतीय संसद द्वारा। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण भारतीय संसद करती है और संसद ने इस शक्ति के आधार पर अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 बनाया था। अनुच्छेद 312 के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि संसद संघ या राज्य के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन का उपबंध करे, तो संसद इन सेवाओं का उपबंध कर सकती है और उनके भर्ती के नियम और सेवा की शर्तों का निर्धारण भी कर सकती है। अगला प्रश्न है, एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है कैसे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में उल्लिखित है। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव में घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ये आवश्यक है, तो संसद एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकेगी। अगला प्रश्न है, भारत में कुछ लोक सेवाओं और उनके प्रशिक्षण केंद्रों को नीचे दिया गया है और उनको जोड़े से मिलाना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, तो राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में है। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा आप देख लीजिए, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में। भारतीय पुलिस सेवा, ये केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू में। भारतीय रेल सेवा प्रथम स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में। और आयकर सेवा ये नागपुर में है। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। विकल्प देखते हैं, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सबसे पहले अनुशंसा की गई थी किस प्रतिवेदन में? तो सही उत्तर कोठारी प्रतिवेदन में। लोक सेवाओं में भर्ती की नीति और चयन प्रक्रिया संबंधी विचार करने और सुझाव देने के लिए DS कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और प्रशिक्षण के समय परीक्षा कराने का सुझाव दिया था।
वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया और संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस प्रकार हुआ है? तो संघ लोक सेवा आयोग आप जानते हैं संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख है, और यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम द्वारा ये जो है इसका गठन हुआ है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः संविधान और अधिनियम द्वारा हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया है, जिसे 20 दिसंबर 1985 को संशोधित भी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति के। संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखता है। राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं और ऐसे प्रतिवेदन राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाए जाते हैं और ये इसका वर्णन अनुच्छेद 323(2) में है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तथ्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में सही नहीं है? वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, सही है। उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष के हों, जो भी पहले हो उनके लिए होती है, सही है। वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, सही नहीं है। वे निष्पक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनके सदस्य 6 वर्ष या जब तक 65 वर्ष की आयु के हों, जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं और अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्षता से कार्य करने के लिए वे कर्तव्यबद्ध होते हैं। तो कथन सी आपका असत्य है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं, अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।